वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 6। टॉपिक हमारा है द राइज ऑफ मगधा। स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जनपदाज एंड महाजनपदाज। अब ये क्या हैं, ये चीज़ें हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। अब इसके बाद आता है किंगडम ऑफ मगधा। किंगडम ऑफ मगधा जो कि बाद में बहुत बड़ा एम्पायर बन जाता है। इसके लिए हम लोग देखेंगे इसकी फाउंडेशन किसने रखी, कौन कौन इसके रूलर रहे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे जनपदाज एंड महाजनपदाज, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है जानना, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आगे हम अब हिस्ट्री जो पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर कई सारी किंगडम्स हमें मिलेंगी। वो सारी किंगडम्स जो हैं वो इनसे रिलेट हैं, इसलिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे जनपदास, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं हम पहले वैदिक पीरियड की। वैदिक पीरियड जब हम लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पर एक हम लोगों ने पढ़ा था अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड जब आर्यंस यहाँ पर आए थे एज अ ट्राइब्स, वो यहाँ पर रहते थे, अपने एनिमल्स के साथ आए थे, उनके लिए पेस्टर्स वगैरह की खोज में रहते थे। तो ऐसे में क्या था कि जो चीज़ जहाँ मिल जा रही है उस तरीके से वो अपना काम चलाते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब लेटर वैदिक पीरियड आता है उस समय वो लोग सेटल होकर रहने लगते हैं। जब सेटल होकर रहने लगते हैं तो जाहिर सी बात है कल्टीवेशन वगैरह करेंगे, है ना, जैसे अभी हम लोगों ने बाकी हिस्ट्री अभी चैप्टर्स पढ़ते आए थे। तो कल्टीवेशन करने लगे, जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, सरप्लस फूड होता गया। इससे क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी। इसी दौरान क्या था कि यहाँ पर कॉपर की तो पहले ही खोज हो चुकी थी। इसी दौरान आयरन जो था वो यूपी, बंगाल, ऐसी जगहों पर आयरन की भी खोज हुई, जिससे कि कई सारे कह सकते हैं कल्टीवेशन में और भी जगहों पर उससे काफ़ी हेल्प मिली और इससे प्रॉस्पेरिटी जो थी वो बढ़ने लगी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब ये जो बढ़ी हुई प्रॉस्पेरिटी थी, इसी का रिजल्ट था जनपदाज। कैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी? जैसे कि अगर किसी के पास घर नहीं है, वो चाहेगा उसके पास एक छोटा ही घर, 1 रूम का ही सही, बट हो, अपना घर हो, ठीक है। तो अब उसको वो मिल जाता है। अब उसके पास सरप्लस इनकम अगर आ रही है तो वो चाहेगा कि 2 घर हो जाए या फिर बड़ा घर हो जाए, है ना। उसी तरह यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी जब बढ़ने लगी, लोगों की चाहत जो थी वो भी बढ़ने लगी एक्सपेंड होने की, ठीक है। अब यही बढ़ी हुई प्रॉस्पेरिटी जो थी, ठीक है, फिर एक्सपेंड होने की जो चाहत थी, इसकी वजह से लोगों के अंदर कह सकते हैं वॉर्स, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें आने लगी और वो अपने जो एरिया था उसको एक्सपेंड करने लगे, ठीक है। तो ये जो कह सकते हैं स्टेट्स जो थे, जब इन्होंने लार्ज स्टेट्स का रूप लिया, इसी को कहा गया जनपदास, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? ओके, ठीक है। अब इसकी हम मीनिंग समझते हैं। अब ये जो वर्ड है बना है 2 वर्ड से, एक जना है, ठीक है, फिर पदास। तो जना जो है वो क्या है, संस्कृत वर्ड है जन, जिसका मतलब होता है लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पद। अगर हम देखें तो संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है फीट, ठीक है। तो जहां पर लोगों के चरण पड़े उन्हें कहा गया जनपदास, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब लॉयल्टी ऑफ द पीपल इन द डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या था, लोगों की लॉयल्टी जो थी पहले अपने कह सकते हैं ग्रुप्स के लिए, अपने टाउन्स के लिए थी, अब वो अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए होने लगी। अपने जो जनपदास जो बन रहे थे उनके लिए उनकी लॉयल्टी होने लगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं क्या चीज़ कि अब कोई ना कोई जो है वो वहाँ पर रूल भी करेगा, ठीक है। तो रूल करने वाले भी 2 तरीके के थे। एक थे जिसको कि लोग जो थे, जो रिप्रेजेंटेटिव होता था, रिप्रेजेंटेटिव उसको क्या करते थे, लोगों के द्वारा चुना हुआ होता था, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट होती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है, वो गवर्न करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे लिच्छवी हो गए, शाक्य हो गए, अभी आगे हम लोग देखेंगे, तो वो हो गए। दूसरे इस तरीके के होते थे जो कि किंग होते थे। अब जो ये किंग होते थे वो कैसे होते थे, अब यहाँ ये जो किंग की पोस्ट होती थी, या फिर कह सकते हैं जो किंग बन जाता था, आगे किंग कौन बनेगा, ये हेरिडिटेरी होता था, ठीक है। कि जो किंग बन गया उसी के जो वंशज हैं, उसकी फैमिली में जो आएंगे वही बनेंगे किंग, ठीक है। तो इस तरीके से 2 तरीके से यहाँ पर रूल होता था। अब ये जनपदास जो थे ये कई सारे विलेजेस, टाउन्स, इन सब से मिलकर बने होते थे, ओके। चलिए, मेंशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ 16 महाजनपदास, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं कि 16 महाजनपदास जो थे वो एग्जिस्टेंस करते हैं। महाजनपदास
क्या थे, जो ये जनपदास थे ये क्या हुए, जब ये पावरफुल होते गए, जनपदास जिसकी बात अभी हम लोगों ने किया, जब ये पावरफुल होने लगे तो इन्होंने रूप लिया महाजनपदास का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पावरफुल होने लगे मतलब प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, साथ ही साथ ये अपने को एक्सटेंड कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पावरफुल हो रहे थे और उन्हें कहा गया महाजनपदास। अब यहाँ पर 16 महाजनपदास हमें उस समय में देखने को मिलते हैं। क्या क्या थे, गांधारा, काम्बोजा, कुरु, पांचाल, सूरसेना, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स्य, मगधा, अंगा, काशी, कोसला, मल्ल, विदेहा एंड अस्मका। ठीक है, ये 16 महाजनपदास थे। ओके, अब इसमें क्या है कि हम बाद में देखते हैं कि 4 किंगडम्स जो हैं इमर्ज होके आती हैं। मतलब अब अगर ये देखें, ये बन रहे थे, हम लोगों ने बात की कि जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, लोग जो थे अपने को एक्सटेंड कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है इनमें कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्क्वेस्ट, वॉर्स, ये सारी चीज़ें जो थी वो आम बात थी। तो इस समय का अगर हम पॉलिटिकल इंडिया देखते हैं, इस समय की पॉलिटिकल हिस्ट्री, तो वो क्या थी, इस समय में यही चीज़ें चल रही थी कि सब कोई अपनी जो सीमा थी उसको एक्सटेंड करना चाह रहे थे, वॉर हो रहे थे जिसकी वजह से, ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी, कॉन्क्वेस्ट, ये सारी चीज़ें। अब इसमें भी अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम कहाँ पर हमें दिखते हैं, जो आपका एमपी है इस साइड, ठीक है, विंध्य माउंटेन के नॉर्थ की तरफ ही हमें ज़्यादा महाजनपदास जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको खुद दिख रहा होगा कि इधर नॉर्थ की तरफ हम चल रहे हैं, यहीं पे ज़्यादा है, साउथ की तरफ नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राइज ऑफ द 4 माइटी किंगडम्स, जो 4 इनमें से पावरफुल किंगडम्स थे वो कौन थे, वो हम देखते हैं। कौन थे, अवंती। ठीक है, अब जो हम लोग अब यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से 4 जो थे वो बहुत पावरफुल थे। अवंती, ठीक है, और यही आगे फिर क्या था, एक्सटेंड होते गए। मगधा, कोसला एंड वत्सा। ठीक है, ये 4 जो थे वो बहुत ही पावरफुल किंगडम्स थे, इनके ही बारे में आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर मगधा जो है, इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे मगधा के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये भी बात कर लेते हैं, ये मगधा है पावरफुल किंगडम जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मगधा है, अब यहाँ पर हम लोग मैप खोले इसलिए यहाँ पर बात कर ले रहे, ये चंपा। ठीक है, अब मगधा के अंडर में ये चंपा वाला जो एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था, ये यहाँ पर पोर्ट था। अब ये पोर्ट होने की वजह से क्या है, इनको सहूलियत मिलेगी किसमें, समुद्री व्यापार। ठीक है, सी ट्रेड में इनको काफ़ी सहूलियत इससे मिलेगी। यहाँ पर हम लोगों ने बात की, अभी आगे इसको डिटेल में समझेंगे। किंगडम ऑफ मगधा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, अभी हम लोगों ने 4 माइटी किंगडम्स जो थी उनके बारे में डिस्कस किया था, उनमें से एक था मगधा। मगधा के बारे में ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मगधा जो था, इसका मोस्ट पावरफुल किंग जो था वो कौन था, बिंबिसारा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिंबिसारा से। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ मगधा कौन था, बिंबिसारा, जिन्होंने 52 ईयर्स तक यहाँ पर रूल किया था। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अपनी टेरिटरीज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लिया था। किस तरीके से बढ़ाते थे, एक तो कॉन्क्वेस्ट के द्वारा कब्जा कर लिए, युद्ध किए, कब्जा कर लिए, इस तरीके से बढ़ाते थे। दूसरा, मैट्रिमोनियल अलायंस ये लोग बनाते थे। ठीक है, जैसे कि शादी ब्याह कर लिया उसके जरिए, ठीक है, जहाँ पर शादी हुई तो वो क्या है कि वो आगे अटैक भी नहीं करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ ना कुछ टेरिटरीज जो थी या कुछ एरिया जो था वो अपनी तरफ से वो इनको एज अ गिफ्ट देता था। दूसरा कि अगर किसी को हरा दिए, ठीक है, जब क्या था, किसी भी जो दूसरा स्टेट था या दूसरी जो किंगडम थी उसको हरा दिया, हराने के बाद क्या होता था कि वो पर्सन, उनके क्या करते थे ये लोग, वैवाहिक संबंध जो थे वो अपने बना लेते थे। मतलब वहाँ की जो लड़की बेटी होती थी उनकी, उनसे शादी ब्याह कर लेते थे। अब शादी ब्याह कर लेते थे तो उसकी वजह से भी उनको स्टेट्स कुछ मिल जाते थे। ठीक है, जैसे कि इन्होंने आगे काशी जो था वो पाया था, ठीक है, जिसको आज के टाइम में हम वाराणसी कहते हैं, तो वो मिल जाता था। इसके अलावा जाहिर सी बात है कि अब जहाँ पर क्या है कि उनके मैरिटल रिलेशन है तो वो क्या है, वो आक्रमण भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से इनकी टेरिटरीज जो थी वो बढ़ती जाती थी। ठीक है, दूसरा इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहा कॉन्क्वेस्ट ऑफ अंगा। अंगा भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना मैप में, तो अंगा और वहीं पे चंपा नदी के बारे में, रिवर के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो अंगा को कॉन्क्वेस्ट करना इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं। तो ये अंगा है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, इसी एरिया में बंगाल वाला जो एरिया था यहाँ पर आयरन ओर भी मिला था। ठीक है, तो ये इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा, अंगा जो था इसको कॉन्क्वेस्ट करना पावर इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाया। कैसे कि इससे क्या हुआ, यहाँ जो चंपा रिवर है यहाँ पर पोर्ट था। ठीक है, अब ये पोर्ट जो है ये इनके हाथ में आ गया। पोर्ट हाथ में आ जाने से क्या था कि इनका समुद्री व्यापार जो था वो भी हो सका। ठीक है, सी ट्रेड, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आई।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर रिसोर्सेज भी अच्छे खासे थे और इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी उनमें कह सकते हैं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था किसका, इन्हीं रिसोर्सेज का। ठीक है, तो इसकी वजह से इनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो भी काफ़ी अच्छी हुई। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु कौन थे? तो बिंबिसारा के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो बिंबिसारा के जो पुत्र थे उनका नाम था अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु जो थे वो बिंबिसार के बाद ये बनते हैं वहाँ के रूलर। कहा जाता है कि इन्होंने अपने फादर को मार दिया था और उसके बाद ये गद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, तो अजातशत्रु गद्दी पर बैठते हैं, लगभग 32 ईयर्स तक ये शासन करते हैं। आगे हम देखते हैं एक्सपेंशन पॉलिसी जो थी बिंबिसारा के टाइम में, अजातशत्रु उसको फॉलो करते हैं और यहाँ तक कि बल्कि कहा जाए तो इनके टाइम में मगधा जो था उसका सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था, सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वहाँ पर आई थी इन्हीं के टाइम में। ठीक है, अजातशत्रु ने क्या किया, जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट थी उन सभी को कॉन्क्वेस्ट किया, जिसकी वजह से मगधा जो था वो और ज़्यादा, जाहिर सी बात है कि भाई कॉन्क्वेस्ट करते जा रहे हैं तो प्रॉस्पेरस होगा। ठीक है, उस समय में वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुआ, एक्सपेंशन उसका बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है, अजातशत्रु बिल्ट अ फोर्ट इन द विलेज ऑफ पाटलीग्राम। पाटलीग्राम एक विलेज था जहाँ पर अजातशत्रु ने एक फोर्ट बनाया, जो कि बाद में हम देखते हैं पाटलिपुत्र कैपिटल के रूप में ग्रो होता है। ठीक है, पाटलिपुत्र आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है, तो उस रूप में वो आगे ग्रो होता है। आगे आप पाटलिपुत्र के बारे में अच्छा खासा पढ़ेंगे। His successor were weak and were eventually overthrown। ठीक है, उनके जो सक्सेसर थे वो बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये डायनेस्टी का अंत हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं, द नंदाज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अभी हम लोगों ने बात की मगधा जहाँ पर रूल कर रहे थे अजातशत्रु। आगे उनके जो सक्सेसर थे बहुत अच्छे नहीं थे। आगे उदयन आते हैं, थोड़ा उनका नाम आता है, वो भी अपने पिता की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन आगे के सक्सेसर बहुत ज़्यादा काबिल नहीं रहते हैं। और उसके बाद आते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन थे? नंदा डायनेस्टी के रूलर थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काबिल रूलर ना होते हुए उन लोगों को ओवरथ्रो किया। ठीक है, और मगधा जो था उस पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, यानी कि मगधा का अब रूलर कौन बन गया? वो बन गए महापद्मनंद। कब? 4th सेंचुरी BCE। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, BCE में ये बन गए मगधा के रूलर। इस दौरान मगधा जो था वो इनके शासनकाल में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। इतना पावरफुल हो गया कि अलेक्जेंडर, जिसको कि विश्व विजेता माना जाता है, वो जब यहाँ पर आता है तो उसकी सेना जो है वो इस एम्पायर के सामने जब पहुँचती है तो आगे बढ़ने से मना कर देती है, क्योंकि ये इतने पावरफुल थे कि सेना जो है उनकी पहले ही पीछे हट जाती है। ठीक है, तो अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वो इनको फेस नहीं कर पाती है। ठीक, अब नंदा डायनेस्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, और इसी डायनेस्टी से थे एक जिनका नाम था धनानंद। धनानंद जो कि बहुत ही क्रूअल रूलर था, जिसकी वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। और बाद में हम देखते हैं मौर्यन एम्पायर के चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और वो इसका अंत कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नंदा डायनेस्टी भी जो है उसका अंत हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए आते हैं अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। ठीक है, अलेक्जेंडर्स इन्वेजन की अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर कौन था पहले ये समझेंगे। तो अलेक्जेंडर जो था वो मैसेडोनिया का किंग था। ठीक है, मैसेडोनिया जो कि ग्रीस, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे उसको मैप पे। तो वहाँ का ये बहुत ही पावरफुल रूलर था। इसका एम्बिशन जो था वो क्या था? विश्व विजय का था। वो मतलब पूरे वर्ल्ड पर राज करना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी कि देखिए अगर आप देखेंगे तो सीरिया, एशिया माइनर, इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड पर्शियन एम्पायर जो था उस पर इसने जीत हासिल कर ली थी। उसके अलावा इंडिया की तरफ भी ये आया, और यहाँ पर जो राजस्थान का डेजर्टेड एरिया है वो हो गया, या इंडस वैली की तरफ। ठीक है, अभी इंडस वैली तो बाकायदा हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो वाला जो एरिया है, कुछ एरिया तक, वहाँ तक इसने कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर भी देखें, इसकी पावर का अंदाज़ा अगर लगाना हो तो ये देखो आप। ठीक है, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है ये पूरे पर कब्जा कर लिया था किसने? अलेक्जेंडर ने। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो
राजस्थान का डेजर्टेड एरिया है वहाँ तक इसका एम्पायर था। ठीक है, यहाँ तक उसने कब्जा कर लिया था। और ये आपको दिख रही होगी नंदा डायनेस्टी। ठीक है, हम लोगों ने अभी बात की ना कि नंदा डायनेस्टी के ही टाइम में मगध जो था बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर की सेना जो है वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसकी पावर का भी अंदाज़ा दिख रहा होगा। और ये नंदा डायनेस्टी जो मगध था यहाँ पर तो हमको थोड़ा सा दिख रहा था, वो भी कितना ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर। विश्व विजय का सपना लेकर आया था अलेक्जेंडर। ठीक है, काफ़ी सारा पोर्शन जो था उसका एम्पायर अच्छा खासा काफ़ी बड़ा भी था, काफ़ी सारा पोर्शन उसने जीत लिया था। अब वो इंडिया को भी कॉन्कर्ड करना चाहता था। जब वो इंडिया की तरफ आता है तो किधर से आता है? नॉर्थ वेस्ट साइड से। अभी हम लोगों ने देखा ना पूरा उसका एम्पायर, फिर किधर से इंडिया की तरफ वो एंटर करेगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो था इस समय में वो कई सारे किंगडम्स में डिवाइड था। अब कई सारी किंगडम्स में डिवाइड होने से की वजह से क्या था कि जाहिर सी बात है कि उनमें यूनिटी नहीं होगी, हमेशा फाइट होती रहेगी, तो ये चीज़ें वहाँ चलती रहती थी। जब वो इधर आता है 326 BCE में, तो उस समय में क्या होता है, तक्षशिला का रूलर जिसका नाम था अंभी, वो क्या करता है, वो जाके सरेंडर कर देता है, बिना किसी फाइट के ही वो सरेंडर कर देता है। अब उसका अगला जो लक्ष्य था, टारगेट था, वो कौन था? पोरस। ठीक है, पोरस और अंभी में दुश्मनी थी, इस वजह से अंभी क्या करता है, जाकर अलेक्जेंडर से मिल जाता है और उसको सपोर्ट करता है इनके खिलाफ लड़ने के लिए, पोरस के खिलाफ लड़ने के लिए। ठीक है, अलेक्जेंडर क्या करता है, एक मैसेज भी भेजता है जिसे पोरस जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से फिर आगे दोनों में फाइट होती है और उस फाइट में जो पोरस हैं वो हार जाते हैं। चलिए इसे हम स्टोरी से समझते हैं। होता क्या है कि अलेक्जेंडर जब विश्व विजय का सपना लेकर यहाँ पर आता है तो अब क्या है, उसे भारत को भी, पूरे इंडिया को भी कॉन्क्वेस्ट करना होता है। ऐसे में पहले पड़ता है तक्षशिला, क्योंकि वो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से। ठीक है, तो ऐसे में होता क्या है कि पहले तक्षशिला के जो रूलर थे अंभी, उन्होंने बिना फाइट के ही वहाँ पर क्या किया, सरेंडर कर दिया। और दूसरे उन्होंने बोला पोरस के लिए, क्योंकि वो पोरस के कट्टर शत्रु थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि पोरस का जो राज्य है, या कह सकते हैं पोरस पे भी अटैक करिए। ठीक है, वहाँ पर भी आप अटैक करिए और उसमें मैं आपका सपोर्ट करूँगा। अलेक्जेंडर रेडी हो जाता है। वैसे भी उसे अगर एंटर करना है तो फिर यहाँ के जो किंगडम्स थे उनसे लड़ते हुए ही आना था, या तो लोग जो थे उसकी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करें और या फाइट करें। तो इसी वजह से उसने अंभी के हाथों ही अलेक्जेंडर के लिए एक प्रपोजल भेजा कि या तो मेरी सुपरमेसी को एक्सेप्ट करो और या फिर क्या करो, मुझसे फाइट करो। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया, जो पोरस थे उन्होंने बोला कि भाई सुपरमेसी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। उन्होंने उसका जो प्रपोजल आया था उसे रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होने की वजह से जो अलेक्जेंडर था वो फाइट के लिए रेडी हो गया, आया तो ज़रूर, लेकिन अगर हम देखें जो पोरस का क्षेत्र था, ठीक है, पोरस का जो एम्पायर था वो कहाँ पर था? ठीक है, चलिए आइए देखते पहले हम लोग। तो उसमें क्या था, जो चेनाब और झेलम ये दो रिवर थी। ठीक है, उसके बीच की जो लैंड थी वहाँ पर ही साम्राज्य था किसका? पोरस का। ठीक है, अब अगर ये हम देखें, ये पूरा इस साइड से आ रहा है अलेक्जेंडर, और ये इंडिया का नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका चेनाब और झेलम ये रिवर बहती थी, इसके बीच की जो लैंड थी यही एम्पायर था, और आसपास का जो पोर्शन था ये था पोरस का। अब ऐसे में जब वो सेनाएं आई, अलेक्जेंडर की सेनाएं जो हैं वो यहाँ पर आई, तो वो इस झेलम रिवर के पार ही रुक गई, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों ने सुन भी रखा था अलेक्जेंडर के बारे में, लोगों ने सुन भी रखा था जो पोरस की आर्मी थी उसके बारे में। ठीक है, तो जैसे ये रिवर है, दोनों की सेनाएं जो थी एक दूसरे के पार आमने सामने पे खड़ी थी। काफ़ी टाइम ऐसे बीत गया और ऐसे में अलेक्जेंडर ने चालाकी की, क्योंकि इस तरीके से वो एंटर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे डर भी था कहीं ना कहीं हारने का भी। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या करता है, दूसरा रास्ता लेके एंटर कर जाता है। और ये जो सेनाएं थी वो तो देख ही रही थी कि सामने हमारे सेनाएं खड़ी हुई हैं, तो इस वजह से इन्होंने भी, ये भी उतनी कह सकते हैं चौकन्नी नहीं थी, और वो उधर से आता है और अटैक कर देता है। अचानक से अटैक होता है, और दूसरी तरफ पोरस की सेना जो थी, आर्मी थी, उसमें एलिफेंट्स भी बहुत सारे थे। अब जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो यहाँ आ तो गई, और उन्होंने कभी भी इन एलिफेंट्स को देखा नहीं था। उसके अलावा उनके साथ एक और प्रॉब्लम थी कि वो भाई देखे नहीं थे, जानते नहीं थे, उन्हें नहीं पता था कि इन एलिफेंट्स को कैसे टैकल करना है। ऐसे में एक तरीका निकला कि ये लोग जो हैं वो फायर से डरते हैं, और उन्होंने फिर उससे इन्हें डराना शुरू कर दिया। ऐसे में जो
एलिफेंट्स थे वो इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी ही सेनाओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब यहीं से कह सकते हैं कि एक हार की शुरुआत शुरू हो जाती है पोरस के लिए। ठीक है, दूसरे यहाँ के लोग जो थे वो अलेक्जेंडर के साथ मिल ही चुके थे, तो इस वजह से आगे जो पोरस थे उनकी हार होती है। जब वो हार जाते हैं, ऐसे में जो अलेक्जेंडर था वो उनसे क्वेश्चन करता है। क्या पूछता है कि बताओ तुम्हें किस तरीके से ट्रीट किया जाए। तो उसको ऐसी उम्मीद थी कि जो पोरस हैं वो घुटने के बल बैठ जाएंगे और उससे बोलेंगे कि भाई मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। पोरस ने क्या आंसर किया? पोरस ने तुरंत ही आंसर किया, जैसा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है बस वैसा ही आप मुझसे कीजिए। अब उनके इस आंसर को सुनकर अलेक्जेंडर जो है वो बड़ा ही खुश होता है और इस वजह से वो उनके साथ क्या करता है, इम्प्रेस होता है और फ्रेंडशिप कर लेता है और उसके बाद उनके एरिया को छोड़कर वो चला जाता है वहाँ से। तो अलेक्जेंडर पोरस के बाद फिर आगे बढ़ता है और वो तब तक आगे बढ़ता है जब तक बीस रिवर तक नहीं पहुंच जाता है। बीस जिसे कि हम लोग व्यास रिवर के नाम से भी जानते हैं, ब्यास रिवर। ठीक है, तो यहाँ तक जब तक वो नहीं पहुँचता तब तक वो अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद सामने देखता है मगधा एम्पायर, जहाँ पर उस समय नंदा डायनेस्टी थी। नंदा डायनेस्टी का महापद्मनंदा जो था वो रूलर था, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और इस समय में मगधा एम्पायर जो था वो क्या हो गया था, वो बहुत ही पावरफुल था। तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी उसने आगे बढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि इतने ज़्यादा युद्ध वो बराबर वो लोग लड़ते चले आए थे। अभी हम लोगों ने देखा ना कितना सारा एरिया उसने कॉन्क्वेस्ट कर रखा था। तो इतने ज़्यादा युद्ध लड़ने के बाद उनकी आर्मी जो थी वो मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरीके से बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। इस वजह से आर्मी, और ये भी पता था कि मगधा एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसलिए इनकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। जब आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया तो उसके बाद अलेक्जेंडर जो है वो वापस लौट आया। वापस लौटते हुए उसने क्या किया, जो उसने कॉन्क्वेस्ट कर रखा था एरिया उसको उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। हर पार्ट को उसने क्या किया, अपने ग्रीक जनरल, 3 ग्रीक जनरल जो थे उनमें उसे बांट दिया। ठीक है, मतलब 3 पार्ट्स किए और उसको अलग अलग हर पार्ट को ग्रीक जनरल में बांट दिया। इसके बाद अलेक्जेंडर जो है अपने घर की तरफ वापस लौट गया, लेकिन फिर भी वो अपने घर तक नहीं पहुंचा। रास्ते में बेबीलोनिया जो था वहाँ पर ही उसकी डेथ हो गई, एज ऑफ 33। कब हुई उसकी डेथ? एज ऑफ 33, यानी कि एज ऑफ 33 में अलेक्जेंडर ने कितना सारा एरिया देखिए जीत लिया था, है ना। अगर उसका सपना था विश्व विजय का तो उसने उसके अकॉर्डिंग काम भी किया कि इतनी कम एज में वो उतने आगे तक जा चुका था। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अलेक्जेंडर का जो इन्वेजन था, उसका जो आक्रमण था, उसके इफेक्ट क्या रहे वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट ये रहा कि एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप के बीच में डायरेक्ट लिंक जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। देखिए पहले क्या था, लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह उतना जाते थे नहीं। अब क्या था कि वहाँ से वहाँ तक के रूट जो थे वो बन गए। हालांकि बाद में हम देखते हैं कि वास्को डी गामा आता है, इंडिया की खोज करता है, बट यहाँ से यहाँ तक के डायरेक्ट लिंक जो थे वो बन गए थे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 डिफरेंट ट्रेड रूट बाय लैंड एंड सी। अब वो लोग आए थे, बीच में लैंड भी पड़ी थी, सी भी पड़ी थी। इस तरीके से डिफरेंट ट्रेड रूट जो थे वो बन गए, जो लैंड और सी के द्वारा थे। 4 रूट इस तरीके के बनाए गए। इसके अलावा जब अलेक्जेंडर का अभियान था, ठीक है, अलेक्जेंडर कैंपेन जो था वो चल रहा था, तो उनके साथ उनके हिस्टोरियन भी थे। उनके हिस्टोरियन जो थे वो बाकायदा हिस्ट्री जो थी, मतलब जो चीज़ें हो रही थी उसको लिखा करते थे। अब अगर हम इंडिया में देखें तो इतना ज़्यादा यहाँ के जो रिकॉर्ड्स थे वो यहाँ के हिस्टोरियन के द्वारा नहीं रखे जाते थे। जब अलेक्जेंडर यहाँ से जाने लगता है तो उसके हिस्टोरियन ने जो ये लिख रखा था, तो ये रिकॉर्ड्स जो हैं वो यहीं पर छूट जाते हैं। जब वो यहीं पर छूट जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, किसके लिए? इंडियन हिस्टोरियंस के लिए, कि उससे पढ़कर जो क्या चीज़ें हुई थी, किस समय हुई थी, उन चीज़ों का एकदम सही पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो वो जो रिकॉर्ड्स वो लोग छोड़ गए वो यहाँ के हिस्टोरियन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। कल्चरल कॉन्टेक्ट विद द ग्रीक्स, तो ग्रीक्स इधर आए थे, तो जिसकी वजह से इंडो ग्रीक कल्चर जो है वो डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है इसे इनकरेज किया जाता है। ये होता है, अगर हम देखें तो गांधारा जो आर्ट है वो इस तरीके की होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई। तो अलेक्जेंडर कैंपेन जब यहाँ पर हुआ, ठीक है, उसने क्या किया,
उससे जो यहाँ की नॉर्थ वेस्ट की पावर थी, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की जो पावर थी, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गए, वो बिखर गए, ठीक है। अब इसका पॉलिटिकल फ़ायदा किसको मिला? मौर्यन एम्पायर को। मौर्यन एम्पायर को फ़ायदा मिला कि वो आगे बढ़े, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाया और इस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इंडिया का किया। मतलब ये कि अपनी पावर को बढ़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन जो था वो अपने अंडर में लिया। तो बच्चों, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी रही होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।